बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, सुहेल वड़ाई साहब अपने कॉलम्स के ज़रिए इमरान खान से माफ़ी मंगवाने लगे थे, लेकिन कल उन्हें क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने कॉलम लिखकर खुद माफ़ी मांग ली। ये शहर इक़्तिदार की फ़िज़ाओं में क्या है कि हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं। देखें मुग़ल साहब, जो लोग शहर इक़्तिदार से वाकिफ़ हैं या फिर इस्लामाबाद के मुकीन हैं या इस्लामाबाद आने जाने का इत्तफ़ाक़ रहा है, उनको पता है कि ये जो अगस्त का महीना है, जुलाई का महीना है, इसमें यहाँ पर एक खुदरो झाड़ी के तौर पे भंग उगाती है। तो आपको पता है कि जब फ़िज़ा में भंग जो है उसकी आमेज़िश शामिल हो तो फिर बंदा बहकी बहकी बातें करता है, सही, नशे में आकर बातें करता है। आप जिस तरह अभी ओपनिंग जो है वो बहक कर लहक कर नशे की हालत में दे रहे थे कि ख्यालात तो बदल बिल्कुल गए, होशाबाज में हल्फन वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। देखिए, इसमें इतना शहर इक़्तिदार में एक नहीं 4 माफ़ीनामों की गूंज है। सही। अब सुहेल वड़ाई साहब की जो माफ़ी है वो बहुत सारे लोग पढ़ चुके, उस पर तबसरे भी सुन चुके, उसको हम आखिर में थोड़ा बहुत टच अप ऑन कर लेंगे। वैसे असदुल्ला खान साहब के ट्वीट्स में ज़रूर पढ़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इसको समराइज़ किया है वो तकरीबन एनकम्पस करता है, अदर देन 1-2 एडिशनल पॉइंट्स जो मैंने बनाने उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। 3 मज़ीद माफ़ीनामे हैं सही जो इस वक्त शहर इक़्तिदार की फ़िज़ाओं में जिनकी गूंज है। ये चौथा माफ़ीनामा जो है वो सुहेल वड़ाई साहब का। लेकिन ज़रा 1 मिनट ठहरें और ये सोचने की कोशिश करें कि अब कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, सही, कोई बहुत बड़ी तब्दीली है। ये हैरान कुन है। अब आप खुद को ज़रा हुकूमत के जूतों में डाल के देखें, खुद को नहीं, अपने पैरों को हुकूमत के जूतों में डाल कर देखें। आप इतना परेशान क्यों हो गए? हुकूमत को सरकारी नौकरी लग गई है तो मैं परेशान ना हूं। हुकूमत के लिए इस वक्त जो फ़िज़ा है, मतलब आपने अदालतें मुसख्खर कर ली, अदालतें आपके फेवर में फ़ैसले दे रही हैं। आप कह रहे थे कि अदालतें जो हैं वो इनक्रोच कर रही हैं, अदालतें खुदा बन बैठी हैं। एक जज जो है वो अपनी उंगली के इशारे से या अपने कलम की नोक से हुकूमतों को घर भेजने के काम कर रहा है, किसी एक सियासी जमात को फेवर कर रहा है। आपने अपने ख्याल में उसको अंडू कर दिया। अब आप खुद को हुकूमत समझ के ज़रा तसव्वुर करें मौजूदा मंजरनामे पे कि अदालतें आपके हिसाब से अब बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है अदालतों का। मीडिया अंडर कंट्रोल है, कोई मसला नहीं है मीडिया का। पीका कानून माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। कोई अगर हमारे खिलाफ हद से तजावुज़ करेगा हम उसके ऊपर पीका लगा देंगे। आप हुकूमत के नज़रिए से सोचें तो तहरीक इंसाफ इस वक्त 3.5 साल की बदतरीन हालत में है। 5 अगस्त 14 अगस्त के एहतजाज आपने जितने भी आप तहरीक इंसाफ का समझ कर सोचें कि उन्होंने बड़े बेहतरीन कर लिए, लेकिन एक बात तो बहरहाल है कि हुकूमत को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा 5 अगस्त या 14 अगस्त। यहाँ पर भी कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद आप आ जाएं, मरियम नवाज साहिबा जापान का दौरा कर रही हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं मीडिया में, कुछ लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो कहीं डिबेट नहीं हो रही है, ठीक है, वो भी आपने पसे पुष्ट डाल दिया। मौजूदा सूरत हाल में आपके वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं, चीन के वज़ीर ख़ारजा आपके यहाँ आ रहे हैं, इंडिया ने आपके साथ इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेंस होने के बावजूद आपके जनाब पानी का डेटा हाई कमीशन के थ्रू जो है वो शेयर करना शुरू कर दिया। अमेरिका का विजिट फील्ड मार्शल का हो रहा है, वज़ीर ख़ारजा का हो रहा है, वज़ीर आज़म भी जाने वाले, वज़ीर आज़म चीन का दौरा करने वाले हैं, फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। ये एंड भी आपका कवर हो गया। आपका जनाब आप कह रहे हैं कि आपकी सेवरल बिलियन डॉलर्स, मतलब ऐसे ऐसे फिगर्स कुछ लोग कोट कर रहे हैं, डजन्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फ्ला एक्टिविटी होने वाली है। आपके यहाँ जो है वो तेल की एक्सप्लोरेशन के लिए, दरियाफ्त करने के लिए अमरीकी कंपनियां आने के लिए बज़िद हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के शोबे में आप एक्सपोर्ट्स आप कहते हैं कि आपकी बढ़ रही हैं, आप कहते हैं कि जनाब रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, आप कहते हैं कि आपकी हुकूमत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। कौन सी ऐसी हुकूमत होगी कि इस सूरत हाल में वो अपने बदतरीन पॉलिटिकल ओपोनेंट इमरान खान जो कि अडियाला जेल में मौजूद है, वो ये कहेगी कि इमरान खान बाहर आ जाए, कोई तस्फिया हो जाए? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो है। यानी तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ये माफी नामों की बात क्यों चल रही है? ये माफी नामों के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं? एजाजुल हक साहब ने जो बात की, इसके पसे पर्दा क्या बात है? और अहम तरीन वुज़रा में शुमार होता है ख्वाजा आसिफ साहब का, वो मौजूद थे, मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनवा दूंगा। देखिए, परफेक्ट सिनेरियो बन गया ना।
حکومت کے لیے تو حکومت کو تو اب یعنی کہ جس لڑائی میں جن کو یہ پتا ہے کہ اگر عمران خان ریلیکس ہو جاتے ہیں یا عمران خان جیل سے باہر آ جاتے ہیں یا تحریک انصاف کو پولیٹیکل سپیس مل جاتی ہے اور پاکستان کے آئین میں درج جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے یا عام شہریوں کے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ مل جاتے ہیں، انہوں نے تو جلسے کرنا شروع کر دینے، آپ کی حکومت کی مت مار دینی ہے. صحیح. تو آپ کیوں یہ زور لگا رہے ہیں کہ عمران خان معافی مانگیں یا عمران خان اپالوجی کریں، سافٹ اپالوجی کریں، نرم معافی مانگ لیں، اظہار تعصف کر دیں اور عمران خان جیل سے باہر آ جائیں، عمران خان کے مقدمے ختم ہو جائیں، تحریک انصاف کے مقدمے. دس ڈزنٹ سوٹ دا گورنمنٹ. تو یہ کہیں نہ کہیں تو اسکرپٹ میں کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کی جانچ بعد میں کریں گے. پہلے آپ اندازہ لگائیں جو 3 معافی نامے ہیں، ایک علی امین گنڈا پور کا معافی نامہ ہے جس کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور تو معافی مانگ چکے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، وہ اعجاز الحق صاحب نے کیا، وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. ایک 33 سیکنڈ کا، ایک 31 سیکنڈ کا اور ایک 44 سیکنڈ کا. یہ 3 کلپس ہیں. اس سے آپ کے پاس یہ کم از کم اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ گڑبڑ ہے کہیں نہ کہیں. اس ایسے سینیریو میں جس میں حکومت اپنے لیے تمام تر کمفرٹ محسوس کر رہی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی اس نہج پر ہے، اس پوائنٹ پر ہے جہاں پر ہم سیاہ کریں سفید کریں ہماری پکڑ نہیں ہے، ہم جو مرضی کریں ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کسی کے پاس. ہم انڈسپینسیبل ہو چکے ہیں، ہم ناگزیر ہو چکے ہیں. ہمارے بغیر یہ سسٹم، یہ حکومت قائم دائم نہیں رہ سکتی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو پنجاب میں کھڑا کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں ہے. چھوڑے نا نمبر کی بات، وہ فارم 47 بھی تو اس کو ملے گا نا جو الیکشن لڑ رہا ہوگا. ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ نہیں ہے نا بھائی حلقوں کے پاکستان پیپلز پارٹی کے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو مجبور ہے نا. بلاول بھٹو زرداری کی جو مجبوری ہے وہ بھی کھل کے اب سامنے آ گیا، اس کے اوپر ہم آگے کسی ویڈیو میں بات کر لیں گے. تو اعجاز الحق صاحب بیٹھتے ہیں، اعجاز الحق صاحب انٹرویو دیتے ہیں افتخار احمد کو. اس انٹرویو کے 2 کلپس بہت وائرل ہیں، دونوں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. سنیں. یہ معافی نہیں مانگتا، معافی نہیں. اس کو ان کو بھی کہا گیا تھا یہ جو آخری ہوا لانگ مارچ نومبر 26 کو جہاں اسلام آباد، اس سے پہلے جو مذاکرات تھوڑے بہت ہوئے اس میں بڑا ہلکا سا لفظ کہا گیا تھا کہ کہہ دو آئی ریگریٹ واٹ ہیپنڈ. مطلب سنا یہ گیا ہے لیکن انہوں نے نہیں کہا ہوگا یا کہنا چاہتے ہوں گے. لیکن وہ آخری دن پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ان کی میٹنگ ہوئی گنڈا پور صاحب سے اور ان کی بیگم صاحب سے، تو اس میں پھر وہ جتنا ایگریمنٹ اس سے پیچھے ہوا تھا اس سے ہو گیا. اچھا، یہ تذکرہ کر رہے ہیں گزشتہ سال کا. اب گزشتہ سال تک تو یہ سینیریو نہیں بنا تھا جس میں ہم حکومت کے لیے کمفرٹیبل سینیریو کی بات کر رہے ہیں نا. پوسٹ 26 امینڈمنٹ جی آپ کے تمام، اور پھر آپ نے اسلام آباد میں جلسہ جلوس کرنے کے قانون کے اوپر وہ کر دیا. آپ کا جہاں دل چاہے آپ دفعہ 144 نافذ کر دیں، بوتل سے نکال کے باہر آ جاتے. 3 MPO 16 MPO ماشاءاللہ قوانین ڈھیر سارے ہیں. تو تحریک انصاف کی گردن کے اوپر تو انگوٹھا رکھنے کے لیے آپ کے پاس سب کچھ ہے. اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ تحریک انصاف کی جیل سے باہر ہے وہ کتنا کنسرنڈ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اندازہ ہے. صحیح. ان کی تو آپس کی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی نا. جس نے حکومت سے لڑنا تھا وہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں دستوں گریبان ہیں. اس کے بعد یہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں. بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ کے اندر، اس طرف سے جو تھا نا اس پہ جو لوگ سمجھتے نا کہ سب سے زیادہ ہاکش ہے جو چیف منسٹر ہے KPK کا گنڈا پور، وہ سب سے زیادہ سافٹ نظر آیا مجھے اور وہ چاہ رہا تھا کہ بات چیت آگے چلے. وہ واحد شخص ہے جس نے اوپنلی ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ پلیٹ فارم کے اوپر اس بات کو تسلیم کیا کہ 9 مئی میں جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہ ہمارے لوگ تھے، ان سے غلطی ہوئی ہے. یعنی گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کریں. یہاں تک تو بات ہو رہی ہے ماضی کی. اب ہم پوسٹ میں سینیریو میں، اور اب خاص طور پہ جس وقت یہ موجودہ صورتحال ہے کہ آپ نے جب اڈیالہ جیل میں سماعت رکھنی ہے رکھ لیں، جب مؤخر کرنی ہے مؤخر کر دیں، جس کو ملاقات کی اجازت دینی ہے دے دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، جب اخبار بند کرنا ہے کر دیں، جب چاہیں کھول دیں، جب چاہیں کتاب کا ایکسیس دے دیں کتاب کا بند کر دیں، بجلی بند کرنی ہے بجلی چلانی ہے، ہر چیز تو آپ کے کنٹرول میں ہے. پھر خواجہ آصف صاحب آتے ہیں جناب اسما شرازی صاحبہ کے شو میں اور وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ اس سارے کی اینڈ گیم کیا ہے. اب اینڈ گیم ہمارے لیے بڑی حیران کن ہے کہ یا تو آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مقدمات کے بارے میں کہ دے آر ناٹ سیریس. یعنی وفاقی وزیر کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ بھی وزیر دفاع جی، اور بہت سخت تنقید کرنے والا وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد سنیں اس کا مطلب کیا ہے. اس
इसकी एंड गेम क्या है? आई मीन कोई क्लू है किसी के पास कि क्या होगा? एक रिपेंटेंस जो है वो जरूर, यानी एक पछतावा जो है उसका इजहार जरूर होना चाहिए। अगर सियासत में किसी ने रहना है या कौमी क़यादत का जो है या कौमी लीडरशिप का किसी ने क्लेम करना है, तो उसको 9 मई के ऊपर इसके मुतल्लिक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसके ऊपर पछतावे का इजहार होना चाहिए। आप उसको माफ़ी कह लें या रिग्रेट कह लें, आप जो भी लफ्ज उसको दे दें, लेकिन ये एक हमारी 76-77 साल तारीख का एक ऐसा बाब है जिसको माफ़ी के अलावा या पछतावे के अलावा या इसके अलावा कोई क्लोज नहीं किया जा सकता। और अब वफाकी वजीर जो हैं, वजीर दिफा, वो ये कहते हैं कि रिपेंटेंस, पछतावा, इजहार तासुफ, पछतावा, कि आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड, दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। अब दो स्टोरीज को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी दोनों एक दूसरे के वजूद की नफी करती हैं। एक जो वज़ीर दिफा कह रहे हैं, जाहिर है कि इमरान खान की जो जितनी भी पोस्चरिंग थी उसमें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पोस्चरिंग थी, एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोस्चरिंग थी, उनकी एंटी गवर्नमेंट और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल हैं। जब स्टार्ट में बनी थी तो 11 से 13 जमातें, यानी एक बंदे वाली जमात भी अगर आप जोड़ दें, पीडीएम सीजन 1, उन सब के खिलाफ था इमरान खान का पूरी पोस्चरिंग, उनकी तकारीर, उनके इंटरव्यूज़, उनका यूट्यूब के ऊपर लाइव करना, उनका ट्विटर के ऊपर स्पेस में शिरकत करना, उनका जनाब मीडिया के साथ ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें करना, उनका तमाम तर जितना भी यूँ समझें कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग थी ना, वो इन सब के अगेंस्ट थी। और उसका कल्बिनेशन 9 में की सूरत में आपने देखा। और फिर आपने ये आर्गूमेंट दिया कि क्योंकि 9 मई हुआ लिहाजा 8 फरवरी तो होना था। सही है, 9 मई हुआ क्योंकि उन्होंने किया। अब जाहिर है कि एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, जिस किस्म के 9 मई के सीन्स हैं। अब उसमें मुनीफ फारूक साहब को सुने, कुछ और दीगर लोगों को सुने, वो ये कहते हैं कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, सबूत हैं, गेस्ट हाउस की वीडियोस हैं, वजीर दाखिला सीजन 1 में वो टीम पर बैठ कर यही सारी बातें कर चुके थे कि गेस्ट हाउस, टेलीफोन पर रिकॉर्डिंग, वीडियो की रिकॉर्डिंग है, कोड नेम के जरिए जनाब बुलाया जा रहा था और अहकामात थे, फिर जनरल फैज का ये रोल था, जब फलां का था। लेकिन देन इट इज एन ओपन एंड शट केस। अगर तो वाकईन आपके पास इसके तमाम तर सबूत मौजूद हैं कि जिसमें कू करना था, ये तख्ता उलटना था, ये किसी की जान खुदा न खास्ता लेनी थी, तो फिर तो ये नाकाबिले माफी जुर्म है ना, इसके ऊपर तो इजहार तासुफ से आप नहीं छोड़ सकते। नाउ दिस डजंट मेक सेंस। मतलब समवेयर डाउन द लाइन क्या ये इदराक है हुकूमत को कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट या इसकी कॉस्ट मुल्क को बहुत ज्यादा होगी, लिहाजा हमने उस एक्सट्रीम पर नहीं जाना, या फिर आपको जो है ना वो लगता है, देखिए आप अगर हुकूमत हैं और आपके लिए इस वक्त एक परफेक्ट सिनेरियो बना हुआ है, तो आपको क्या लगे कि जनाब इस वक्त इमरान खान एक रिग्रेट कर दें, तासुफ का इजहार कर दें। और फिर सवाल इमरान खान के ऊपर भी आता है या तहरीक इंसाफ पर आता है कि भाई अगर ये मामला सिर्फ इजहार तासुफ से हल हो सकता है, तो फिर आप इतने बड़े स्टेलमेट को, इतने बड़े जो सिचुएशन को लॉक लगा हुआ है, आप उसको अनलॉक करके, अनफ्रीज करके अपने लिए भी आसानियां पैदा कर सकते हैं। इसको जुर्म बना दिया गया कि 9 मई पर यही अब इसमें देखें ऑन तहरीक इंसाफ मामला ये है कि भाई आप कर देना, आप कह दें कि भाई इजहार तासुफ इमरान खान का बयान आप कर दें तो आपके लिए तमाम मसाइल हल हो जाएंगे चीज़ें। अब जब आप तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करते हैं या ऑन बैकग्राउंड जब आप चीज़ों को देखते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के वाक़यात और फिर जनवरी, हमने, मेरा ख्याल है कि मैंने सबसे पहले ये जो डील ऑफर हुई थी उसके एग्जैक्टली 6 नुकात क्या थे यकीन पॉइंट्स के ऊपर थी। मैंने बड़ी तफसील से आपके साथ भी बात की थी। आगाज में मैंने जो है वो सोलो इसके ऊपर वीडियो की थी, हमने इकट्ठे भी इसके ऊपर बात की थी। जो आप उनसे कहते हैं, वो कहते हैं कि देखें इतना बदएतमादी है दोनों साइड्स के ऊपर, यानी इमरान खान अडयाला जेल में और बाहर मौजूद जितने भी लोग हैं, ना वो उन पे ट्रस्ट करते हैं ना उन पे ट्रस्ट करते हैं। इमरान खान को लगता है कि ये ट्रैप है, उनको लगता है ये ट्रैप। वो कहते हैं कि जनाब माफी मांग ली, यानी अब ये सिर्फ अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई वाली कहानी है कि पहले आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। अब वो जो स्टेप्स है ना वो नहीं बन पा रहे, वरना हुकूमत के लिए अच्छा सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए ये है कि शहरे इक़्तिदार में एक हुकूमत जिसको लगता है कि दे आर ऑल पावरफुल, दे डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम
मतलब टेक्निकली आपने हर चीज ओवर, बड़े बड़े पहाड़, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 8 फरवरी के नतीजे के बावजूद आपने हुकूमत बना ली, आपने वजारतें जनाब सजा ली, आपने बेहतरीन 2000 अरब की करप्शन की फाइलों की मौजूदगी जिसका तज़किरा हो रहा है, उसके बावजूद आपकी हुकूमत कायम दायम है। आपकी गाड़ियों पे से झंडे नहीं उतरे हैं, आपकी गाड़ियों की टायरों से हवा कम नहीं हुई है, आपके टेनिस कोर्ट के साइज के जो दफातर हैं उनको छोटा करके एक टेबल तक या एक कैबिन तक महदूद नहीं किया गया। आपके प्रोटोकॉल अफसरान मौजूद हैं, आपके बल्कि प्रोटोकॉल के ऊपर बंदे ना लगे तो आप एसपी भी फारिग करवा देते हैं, कितने आराम से आप कर देते हैं। इस्लामाबाद में आपका जब सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, आपको क्या लगे कि इमरान खान जनाब आपसे एक सॉफ्ट अपॉलॉजी कर दे और फिर कौमी धारे में शामिल हो जाए? मतलब आपने अगर सियासत करनी है, आपने लीडरशिप क्लेम करनी है, तो आपको एक सॉफ्ट अपॉलॉजी करनी होगी। आपके लिए तो परफेक्ट सिनेरियो, तो दैट टेल्स टू थियरीज जो है ना व्हिच कम टू द माइंड। सोहेल वड़ाई साहब पर आने से पहले 2 थियरीज आती हैं आपके जहन में। एक थियरी ये है कि, या एक पॉसिबिलिटी आपको जो लगती है, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि देखें हुकूमत को और ज़ाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट को ये लगता हो कि नाउ इज द परफेक्ट टाइम टू कैच अ परफेक्ट डील, कि इमरान खान बदतरीन हालात में, जेल में, बदतरीन सूरत हाल में, पार्टी लीडरशिप का शिराजा बिखरा हुआ है, हर बंदा दूसरे बंदे को टक्कर मारता फिर रहा है तहरीक इंसाफ में, उनको समझ आ गई कि अदालत से हमें कुछ नहीं मिल रहा, आइन की किताब से हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें जलसों की इजाजत नहीं मिल रही, पार्लियामेंट से कुछ हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही, लिहाजा दे आर मोस्ट वल्नरेबल राइट नाउ। अब अगर आप उनसे कट करेंगे कोई भी डील तो तहरीक इंसाफ के पॉइंट्स पर नहीं होगी, फिर हमारे पॉइंट्स पे होगी, यानी कि हम अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर आ गए। बिल्कुल सही। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और लाइकलीहुड भी हो सकती है। वो बाहर तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करें ना, वो कहते हैं यार ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार बस खत्म करें किसी तरीके से, पुरलांग हो गया ना काफी किस्म का मामला, यानी कि इतनी लंबी एपिसोड भी नहीं चलती। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई अब आपके रास्ते में से तमाम चीजें हट गई, अब आए परफॉर्म करें। परफॉर्म करने के लिए तो 7 जमातें इकट्ठी होकर 50 अरब डॉलर लाएं, मईशत का पहिया चलाएं, इश्तिहार में तरक्की नहीं जमीन पे तरक्की दिखाएं, लोगों के दिलों को जीतें, उनको अशियाए ज़रूरिया की चीजें कीमतें कम करें, गवर्नेंस मॉडल को आप बताएं, इम्प्लीमेंट करके दिखाएं कि आपके पास वो जो आप कहते थे कि मैं कपड़े बेच के अपने जनाब आटा सस्ता कर दूंगा, अभी आटे की सूरत हाल देखें ना जाके, किसान की सूरत हाल देखें ना जाके, इस्लामाबाद और कराची में चीनी की सूरत हाल देखें जाके, लोगों से पूछें कि जिसने अपने कपड़े बेचने थे उसके तो कपड़े कायम दायम है, लोगों के कपड़े बिक गए। आप फिर अब आप वो करें जो आप टीवी पे बैठ के क्लेम करते थे कि एलएनजी सस्ती कैसे आती है, यूनिट जो है वो बिजली का 17 से 12 पे कैसे आएगा, 56 पे ले गए है, गैस की कीमत कैसे कम होगी, वो 100 से 1200 1300। हमारे पास सारे प्लान्स हैं, ये हसन इकबाल साहब बताते हैं, हर चीज मौजूद है, तो वो कहाँ गई वो सारी चीजें, तो भाग से उड़ गई। या देखें हुकूमत को यही 2 चीजें हैं कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं, इमरान खान हमारी बातों के ऊपर हमारे साथ सबसे बड़ा मामला तय कर ले। निशानी बताई कि अब देखे ना पीटीआई के अगेंस्ट 7 जमातें मिल के आ रही है ज़िमनी इलेक्शन। हाँ, दूसरी सूरत हाल यही है कि हुकूमत को लगता है डीप डाउन ये रियलाइजेशन है कि ये वो हाउस ऑफ कार्ड्स है जिसका एक ब्रिक, एक ईंट हल्की सी सिरकी ना इधर से उधर हुई तो इसने धड़ाम से गिरना है, डोमिनोज इफेक्ट क्रिएट होना है। वीडियोस देखते हैं आज जी इंटरनेट के ऊपर, एक चीज को आप टच करते हैं तो फिर वो गिरना शुरू हो जाती है। तो ये हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये पूरा का पूरा हमारी हुकूमत और हमारी सियासत इसी तरह से ढह जाएगी इस सारी सूरत में। इससे हटके तो नहीं। अब सोहेल वड़ाई साहब वाले मामले पर आए तो जाहिर है कि सोहेल वड़ाई साहब ने मैं आपको बल्कि वो असदुल्ला खान साहब के 2 ट्वीट्स हैं बड़े बेहतरीन हैं, इसके ऊपर वो मैं दोनों आपको पढ़ देता हूँ। बट अदरवाइज सोहेल वड़ाई साहब हों या ऑब्वियसली हम सब मुख्तलिफ एज ग्रुप्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, 40 प्लस जो हैं, जो 50 प्लस हैं, फिर जो 60 प्लस हैं, या फिर जो 30 प्लस 20 प्लस वाले हैं, ये इनके एक है ना एक बड़ा जनरेशन गैप, एक बड़ा मसला है। अब सोहेल वड़ाई साहब से तरीके से मैं ये शायद आपके साथ भी वीडियो में पहले कह चुका हूँ कि लोगों को ये है कि भाई आपका कोई तज्जिया दुरुस्त साबित नहीं हो। 8 फरवरी का सबसे बड़ा तो भाईजान 40 साल से ऊपर वाले 99% लोगों का तज्जिया 8 फरवरी पे गलत ही था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके लिए सिर्फ एक पंचिंग बैग सोहेल वड़ाई चाहिए, बाकी भी हमें बहुत से याद है, लेकिन अभी जिक्र उनका हो रहा है। हाँ, तो सबका था। दूसरा जाहिर है कि सोहेल वड़ाई साहब के राइटिंग्स मैं पढ़ता हूँ
اور بھی بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو جن کو سوشل میڈیا کے ساتھ ایک نئی چیز آئی ہے نا، اس کے ساتھ ایک بڑی ایک پرخاش اللہ نظر آتی ہے ان کی رائٹنگز میں، ان کے اس میں، اور پھر وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ عمران خان پہ بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ڈالرز کمائے جائیں. ڈالرز کے بغیر بھی بہت بھائی آپ کے اگر آخری 1000 کالم میں، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں 1000 سے کم کر لیں، آپ کے آخری 100 کالمز میں اگر 95 عمران خان پہ، تو آپ کس لیے لکھ رہے ہیں؟ اگر انصار عباسی صاحب کی لوگوں کو پسند ہے، لوگ چاہتے ہیں، نہیں پسند سے ہٹ کے لوگ جاننا چاہتے ہیں. ہاں جی سٹوری ہے نا. اب آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ صدر آصف علی زرداری کی فہم و فراست کے اوپر آپ کالم لکھیں؟ مفاہمت کے بادشاہ شبانہ روز محنت پر شہباز شریف کی لکھیں. ہاں تو آپ لکھیں، آپ اس کے اوپر، آپ کو کس نے منع کیا؟ Why do you write about him؟ اور اگر لوگ کلک کر جائیں تو پھر آ کے لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ 1.5 بندے نے کلک. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ مسافر بنام قیدی نمبر 804، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو پھر یہ ساری چیزیں لکھنے کی؟ Just forget about it. کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ ہاں، لوزنگ سٹاک کے اوپر کون بات کرتا ہے پھر، اگر if that's the losing stock. اب آ جائیں، اسد اللہ خان صاحب نے کہا میرے خیال میں سہیل بڑائی صاحب سے 2 غلطیاں سرزد ہوئیں. ایک تو انہوں نے پہلے کالم میں یہ وضاحت نہیں کی کہ ان کی فیلڈ مارشل سے ہونے والی ملاقات ایک گروپ میٹنگ تھی اور سارے سوال ان کے نہیں تھے. اس کے برعکس انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ان کی فیلڈ مارشل سے 2 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی جس میں ان کے کھردرے سوالات تھے اور فیلڈ مارشل کے جوابات. دوسرا، سہیل بڑائی صاحب نے فیلڈ مارشل کی مجمع کے ساتھ ہونے والی تقریر کے کچھ حصوں کو انٹرویو کا حصہ بنا کر پیش کیا جس میں معافی والی بات بھی شامل تھی. یہ 2 چیزیں سہیل بڑائی نہ کرتے تو بات یہاں تک نہ آتی. تو لگ بھگ ہم نے بھی اس کے اوپر یہی بات لپے لباب اور نچوڑ نکالا تھا پہلے دن جب وہ آیا تھا، کالم جب غائب ہوئے تب ہم نے کی. آج سہیل بڑائی صاحب نے بہت دلچسپ انداز میں معافی مانگی ہے. پہلے انہوں نے غیر اہم لوگوں سے بلا وجہ معافی مانگ کر معافی کی اہمیت کو کم کیا. فضا علی سے شروع ہوتے ہیں، حماد اظہر پہ آتے ہیں، حماد اظہر سے آگے پھر جب شہباز گل پہ آتے ہیں. جب معافی ایک معمولی چیز لگنے لگی تو انہوں نے ڈی جے ایس پی آر سے بھی معافی مانگ لی، اور معافی اس انداز سے مانگی گئی کہ اہم اور غیر اہم لوگ ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے گئے. بڑائی صاحب نے یہ بھی باور کرا دیا کہ معافی وہ صرف اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ان کی کوئی انا نہیں. اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر معافی مانگنا احسان کرنے جیسا محسوس ہوا. بہرحال اتنی ہوشیاری سے یہ رسم ادا کی گئی کہ قابل تعریف ہے. تو یہ بات تو درست ہے. یہ 4 معافیاں کارروائی تھی. یہ 4 معافیاں ہیں جو بھنگ کی مشک کے علاوہ شہر اقتدار کی فضاؤں میں جن کی گونج اور جن کی باس محسوس کی جا سکتی ہے. اگلی ویڈیو میں پھر مزید معاملات، مزید نشہ اتار کے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.